साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, घटना चक्र जो कि पीसीएस की परीक्षाओं के लिए बहुत ही रामबाण साबित होते हैं। पीसीएस के साथ साथ यूपीएससी का भी जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए भी काफ़ी सहायक साबित होते हैं। अन्य स्टेट जैसे एमपी पीसीएस, बिहार पीसीएस इत्यादि के लिए भी काफ़ी सहायक सिद्ध होते हैं। तो सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन के नाम से घटना चक्र प्रकाशन ने ये अतिरिक्तांक प्रकाशित किया है और ये विषय है सामान्य भूगोल का। आइए इस पुस्तक से जो भी बहुत ज़्यादा मैक्सिमम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो हम यहाँ पे लेते हैं, और ये कुछ प्रश्नों का संकलन है। इसको आप ज़रूर देखें, इसको स्किप ना करें। यहाँ से आपको प्रश्न अवश्य मिलेगा, अवश्य प्रश्न मिलेंगे। आइए देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। नीचे दिए गए चित्र पर विचार कीजिए। ए, बी, सी और डी। इसमें बताना है आपको मानचित्र में ए, बी, सी तथा डी द्वारा अंकित स्थान क्रमशः हैं रिफ्ट घाटी क्षेत्र, छत्तीसगढ़ मैदान, वर्षा छाया क्षेत्र तथा छोटा नागपुर पठार। क्रम से ए, बी, सी, और उसके बाद फिर इन्होंने जो है ये यहाँ पे आगे दूसरा विकल्प है छत्तीसगढ़ मैदान, छोटा नागपुर पठार, रिफ्ट घाटी तथा वर्षा छाया क्षेत्र। तीसरा है रिफ्ट घाटी, छत्तीसगढ़ मैदान, छोटा नागपुर पठार और वर्षा छाया क्षेत्र। चौथा विकल्प है छत्तीसगढ़ मैदान, रिफ्ट छाया क्षेत्र, छोटा नागपुर पठार तथा रिफ्ट घाटी। तो आइए इसका हम आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार से है। ए में जो दिया है, अभी हम चित्र पे चलेंगे, इससे पहले देख लेते हैं। ए में दिया है नर्मदा ताप्ती रिफ्ट घाटी, बी दिया है छत्तीसगढ़ मैदान, सी दिया है छोटा नागपुर पठार और डी दिया है पश्चिमी घाट के पूर्व में वृष्ट छाया प्रदेश। आइए देखते हैं। सबसे पहले ए जो है वो है रिफ्ट घाटी क्षेत्र। रिफ्ट घाटी क्षेत्र यानी नर्मदा और ताप्ती का ये वाला क्षेत्र। यहाँ पर नर्मदा नदी और ताप्ती नदी बहती हैं। ये पश्चिम से पूर्व की नदियाँ बहती हैं और अरब सागर में गिरती हैं। ये रिफ्ट घाटी में दोनों प्रवाहित होती हैं नदियाँ। बी है छत्तीसगढ़ का क्या है, मैदानी क्षेत्र। क्या है, मैदानी क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ का ये मैदानी क्षेत्र है, बी, राइट। और सी जो है आपका, सी आपका है छोटा नागपुर पठार। सी क्या है, छोटा नागपुर पठार है, छोटा नागपुर पठार है। और डी जो आपका है वृष्ट छाया क्षेत्र है। डी क्या है, वृष्ट छाया क्षेत्र है। इसमें ध्यान रहे, ये पूरा का पूरा आपको हम बताना चाहेंगे। यहाँ पर देखिए इस तरह से ये आपका भारत का मानचित्र रहा, ठीक है। और इसमें आप जानते हैं पश्चिमी घाट है, पश्चिमी तट के सहारे, ठीक है। पश्चिमी घाट, यहाँ से जो मानसून आएगा, जो बादल आएंगे वो इस पश्चिमी घाट की पहाड़ियों के द्वारा रोक ली जाएंगी और यहीं पे बारिश होगी, ठीक है। क्या होगी, बारिश होगी। इसके बाद सारी बारिश हो जाएगी, मैक्सिमम बादल यहीं बरस जाएंगे। उसके बाद इधर को बरसने को कुछ नहीं रहेगा। तो ये वाला क्षेत्र है वृष्ट छाया, यानी इधर वर्षा हो रही है और इधर वर्षा नहीं हो रही, यानी इसकी छाया है वृष्ट छाया, इधर वर्षा नहीं हो रही है। इसके दो प्रमुख उदाहरण आपको कर्नाटक में हम बता रहे हैं। पहला उदाहरण है वृष्ट इधर मैंगलोर। क्या है, मैंगलोर। ये चूँकि तट पे आता है, कर्नाटक के तटीय शहर है, तो यहाँ बारिश ज़्यादा होती है। और इधर बेंगलोर है, वो पड़ता है वृष्ट छाया क्षेत्र के अंतर्गत, तो यहाँ बारिश नहीं होती है। तो ये जो पूरा एरिया है वो है पश्चिमी घाट का वृष्ट छाया क्षेत्र, यानी पश्चिमी घाट को क्रॉस कर जाइए इस तरफ पूर्व की तरफ, तो वो वाला जो क्षेत्र पड़ेगा वो वृष्ट छाया क्षेत्र पड़ेगा। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न इस प्रकार से है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसकी तटरेखा सबसे लंबी है। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल और गुजरात। अगर गुजरात ऑप्शन ना हो, इसकी जगह पे कुछ और ऑप्शन हो, मान लीजिए इसकी जगह पे हो उड़ीसा। क्या है, उड़ीसा। वैसे तो जानते हैं गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा है, ठीक है। अगर क्वेश्चन बन गया इसमें उड़ीसा हो तो किसकी होगी तटरेखा लंबी, तो इसके लिए आइए हम देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं आपको लेकर के भारत के मानचित्र पर। तो तटीय राज्य पहले देखते हैं कौन कौन से हैं। देखिए क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, ठीक है।
तो ये नहीं सोचिए कि ये क्वेश्चन का आंसर कौन सा है तो हम कहाँ ले जा रहे हैं आपको हम मैप से स्टडी करा रहे हैं, मैप से स्टडी कराना चाह रहे हैं। तो साथियों, तो हम आपको बताना चाह रहे हैं ये भारत का जो है मैप है। और इधर से चलते हैं, गुजरात तटीय राज्य है, महाराष्ट्र का तटीय राज्य है, गोवा है, उसके बाद कर्नाटका है, फिर केरला है, उसके बाद हमारा चेन्नई है, फिर आंध्रा है, फिर उड़ीसा है, फिर पश्चिम बंगाल है। इतने तटीय राज्य हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तटीय राज्य हैं। ठीक है, मेन भूमि की बात कर रहे हैं। वैसे तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह और इसकी भी तटरेखा और लक्षद्वीप की भी तटरेखा है। मेन जो लैंड है इसमें 9 राज्य तटीय राज्य हैं। इसमें सबसे ज़्यादा सबसे बड़ी जो तटरेखा है वो है गुजरात की। किसकी है? गुजरात की नंबर 1। नंबर 2 पे है आंध्र प्रदेश की। किसकी है? आंध्र प्रदेश की। नंबर 3 पे है तमिलनाडु की। किसकी है? तमिलनाडु की नंबर 3 पे। और नंबर 4 पे है किसकी? महाराष्ट्र की। ठीक है, तो ये रही। आइए कुछ और। तो इस विकल्प के हिसाब से गुजरात तो नंबर 1 पे है। गुजरात ना होता तो इसका आंसर क्या होता? इसका आंसर आपका हो जाता, इसका आंसर होता आंध्र प्रदेश। क्या होता? आंध्र प्रदेश। ठीक है, क्योंकि आंध्र प्रदेश की जो तटरेखा है वो दूसरी सबसे लंबी तटरेखा है। और एक चीज़ और बताना चाहेंगे, अगर विकल्प में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अगर विकल्प में क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तो आप अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे पहले लगाएंगे, क्योंकि इसकी तटरेखा की लंबाई है 1962 किलोमीटर। और जो हमारा गुजरात है, गुजरात की तटरेखा है मात्र 1214 किलोमीटर में। तो केंद्र शासित प्रदेश और प्रदेश की बात आएगी तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह नंबर 1 पे होगा तटरेखा के हिसाब से। वैसे मुख्य भूमि का जो राज्य है गुजरात सबसे नंबर 1 पे है। और उसके बाद जो है दोस्तों वो है आंध्रा। उसके बाद क्या है? आंध्रा है। और उसके बाद क्या है? उसके बाद है तमिलनाडु। उसके बाद क्या है? उसके बाद है तमिलनाडु। और उसके पश्चात क्या है? तमिलनाडु के पश्चात है महाराष्ट्र। उसके बाद क्या है? महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के बाद क्या है दोस्तों? महाराष्ट्र के बाद आपको मिलेगा केरला। महाराष्ट्र के बाद क्या मिलेगा? केरला। और केरला के बाद आपको बताना चाहेंगे, केरला के बाद है उड़ीसा। केरला के बाद उड़ीसा। केरला के बाद क्या है? उड़ीसा। ठीक है, तो एक क्रम आप ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे चलते हैं। और आगे आपको अगला क्वेश्चन जो बन सकता है वो इस प्रकार से है, भारत की मानक समय रेखा कितने प्रदेशों से होकर जाती है? कितने प्रदेशों से होकर के यह गुजरती है? भारत की मानक समय रेखा 82.5 पूर्वी देशांतर को माना गया है, जो कि प्रयागराज इलाहाबाद के पास से नैनी से गुजरती है। ये प्रयागराज इलाहाबाद है, यहाँ से नैनी से गुजरती है। बट यह नैनी के अलावा यानी यूपी के अलावा कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, ये इसका प्रश्न है। तो आइए देखते हैं कितने राज्यों से गुजरती है। नंबर 1 उत्तर प्रदेश, नंबर 2 आपका मध्य प्रदेश बॉर्डर टच करती है, नंबर 3 छत्तीसगढ़, नंबर 4 उड़ीसा और नंबर 5 आपका आंध्र प्रदेश। ध्यान रहे तेलंगाना से नहीं गुजरती। कुल मिला के कितने राज्य हैं? 5 राज्यों से यह मानक समय रेखा गुजरती है। एक बार फिर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये राज्यों का क्रम है दोस्तों। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न और काफ़ी अच्छा, काफ़ी पॉपुलर प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? पर्वत है एक तरफ, दूसरी तरफ राज्य है। शिवकिला हिमाचल प्रदेश, बॉमडिला अरुणाचल प्रदेश, नाथुला मेघालय, जोजिला जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर। आइए देखते हैं शिवकिला, बॉमडिला, नाथुला और जोजिला ये कहाँ कहाँ पे हैं, एक मैप से निकलते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे नाथुला। नाथुला जो पास है वो है कहाँ? सिक्किम में। नाथुला कहाँ पे है? सिक्किम में। और जेलेपला भी कहाँ पे है? सिक्किम में है। बुमला, बुमला कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है बुमला पास। और साला पास भी यहीं पे है, ध्यान रखिएगा। कहाँ? बुमला और साला पास अरुणाचल प्रदेश में है। नाथुला और जेलेपला सिक्किम में है। उसके बाद बात आई जोजिला की।
जो जिला कि पहले जम्मू कश्मीर में था, लेकिन अब जबकि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश हो गया, लद्दाख अलग हो गया, तो अब लद्दाख में है। जो जिला पास कहाँ है? लद्दाख में, ठीक है। बाकी सिपकिला, सिपकिला ये हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। अगला प्रश्न कुछ इस तरह से है हमारा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? नंबर 1, चेन्नई भारत का सबसे गहरा पतन है। नंबर 2, कोचीन प्राकृतिक पतन है। नंबर 3, जवाहरलाल नेहरू पतन भारत का एकमात्र मशीनीकृत पतन है। और नंबर 4, कांडला ज्वारीय पतन है। अब इसमें बताना है आपको कौन सुमेलित नहीं है, यानी एक कोई जो होगा वो गलत होगा, ठीक है। तो आपको बताना चाहेंगे कि इसका जो आंसर है वो इस प्रकार से है, बाकी 3 सही होंगे, ए गलत होगा। तो इसका आंसर है ए, चेन्नई भारत का सबसे गहरा पतन है। तो भारत का सबसे गहरा पतन विशाखापत्तनम है, चेन्नई नहीं है। क्वेश्चन याद रखिएगा, भारत का सबसे गहरा पतन विशाखापत्तनम है, चेन्नई एक कृत्रिम पत्तन है। तो कृत्रिम पत्तन जो है कोचीन हो गया और चेन्नई हो गया। क्या हो गया? चेन्नई एक कृत्रिम पतन है, तो कोचीन और चेन्नई कृत्रिम पतन हो गया। जो भारत के सबसे पुराने पतनों में, यानी चेन्नई भारत का सबसे पुराना पतन है। बाकी सी जो है जवाहरलाल नेहरू पतन भारत का एकमात्र मशीनीकृत पतन है, ये सही है, ये भी आपको याद रखना है। और कांडला ज्वारी पतन है, ये भी आपको याद रखना है। एक बार इन सब की स्थिति भारत के मानचित्र पे देख लेते हैं एक एक करके, जो हम अभी बता गए हैं। तो इनकी स्थिति कुछ इस प्रकार से है, वो है ये कांडला है, ठीक है। इसको कहते हैं दीनदयाल पोर्ट। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ये मुंबई में है, पोर्ट ट्रस्ट। उसके बाद कोचीन, ये कोचीन केरला में है। उसके बाद हम बात कर रहे थे चेन्नई की, चेन्नई की पूर्वी तट पे है। और उसके बाद विशाखापट्टनम भारत का सबसे गहरा, ये पूर्वी तट पे है, आंध्र प्रदेश में स्थित है, पूर्वी तट के आंध्र प्रदेश में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ साथियों मेरे। तो अगला प्रश्न कुछ इस तरह से है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? प्रेरीज, पंपास, स्टेपीज, वेल्ड, ठीक है। इनमें से आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो आइए देखते हैं चित्र के हिसाब से। प्रेरीज, पंपाज, स्टेपीज और वेल्ड। प्रेरीज, पंपाज, स्टेपीज और वेल्ड विश्व के प्रमुख घास के मैदान। तो कुछ इस प्रकार से हैं। देखिए, प्रेरीज ये ग्रेट प्लेन्स अमेरिका और कनाडा में स्थित हैं। उसके बाद स्टेपीज ये मध्य एशिया और पूर्वी यूरोप की बात करते हैं। पुस्ताज हंगरी के आसपास हैं। और सवानाज, सवानाज ये अफ्रीका के हैं, केनिया तंजानिया में। मंचूरिया घास का मैदान ये चाइना मंगोलिया। और उसके बाद वेल्ड, वेल्ड की बात करते हैं। वेल्ड की बात ये साउथ अफ्रीका देश में वेल्ड पढ़ते हैं। कैंपास, कैंपास ये जो पढ़ते हैं वो ब्राज़ील में पढ़ते हैं। लानोस वेनेजुएला में पढ़ते हैं। पंपास ये अर्जेंटीना में है। और डाउन्स, डाउन्स कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में है। तो आइए अपने विकल्प की तरफ चलते हैं। हमारा विकल्प इस तरह से था, विकल्प हमारे थे प्रेरीज उत्तरी अमेरिका, बिल्कुल सही विकल्प है, ठीक है। पंपास दक्षिण अमेरिका, ये भी एकदम सही विकल्प है। स्टेपीज यूरोप का पूर्वी भाग, बिल्कुल सही बात है। वेल्ड, वेल्ड कहाँ पे है? दक्षिण अफ्रीका में है। और बल्कि ये ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में क्या है? डाउन्स हैं। क्या है? डाउन्स ऑस्ट्रेलिया। वेल्ड साउथ अफ्रीका में है, राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है इस प्रकार से, वह है कि सर्वाधिक संसार का सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? कोटापेक्सी, फ्यूजियामा, वेसुवियस या फिर किलायू? तो इसका आंसर होगा किलायू, जो कि अमेरिका के हवाई द्वीप पर है। कहाँ है? हवाई द्वीप पर। वर्तमान में सबसे सर्वाधिक सक्रिय है, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायू है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई द्वीप पर स्थित एक ज्वालामुखी है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कुछ इस तरह से है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे मिस ना करिए, बिल्कुल भी ध्यान से देखिएगा। विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है? ये क्वेश्चन बन सकता है। विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है?
तो विश्व की सबसे ऊंची झील है ओजोस डेल सलाडो। अभी इन सबको हम मैप पे भी देखेंगे, वर्ल्ड मैप पे देखेंगे। तो विश्व की सबसे ऊंची झील है ओजोस डेल सलाडो। ये कहाँ पे? अर्जेंटीना में है, एंडीज़ पर्वत श्रेणियों में है। कहाँ पे है? एंडीज़ पर्वत श्रेणियों में है। कहाँ पे है? अर्जेंटीना में है। नाम है ओजोस डेल सलाडो, विश्व की सबसे ऊंची झील। और दूसरी, विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील, जिसमें नौकायन किया जा सकता है। विश्व की सबसे ऊंची झील, नौगम्य झील, टिटिकाका, पेरू और बोलिविया की सीमा पर है। ये भी एंडीज़ पर्वतमाला में है। तो दोनों ही एंडीज़ पर्वतमाला पे दोनों झीलें हैं। एक है ओजोस डेल सलाडो, विश्व की सबसे ऊंची झील है, और विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील है टिटिकाका। नेक्स्ट ज़रा एक बार हम देख लेते हैं झीलों के बारे में, जो इंपॉर्टेंट 3-4 झीलें हैं वो देख लेते हैं। साफ पानी की सबसे बड़ी झील, आयतन की दृष्टि से बैकाल झील है रूस में, एवं सतह के क्षेत्रफल की दृष्टि से सुपीरियर झील है। यानी बैकाल झील में सबसे ज़्यादा पानी आ जाता है, सबसे ज़्यादा पानी आता है, सबसे ज़्यादा पानी है आयतन की दृष्टि से, और क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से ये सुपीरियर झील है। और बैकाल झील चूँकि लंबी लंबी है, बैकाल झील इस तरह से लंबी लंबी है, ये गहरी बहुत है, संसार की सबसे गहरी है, इसलिए इसमें आयतन अधिक लीटर पानी है इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खारे पानी की सबसे बड़ी झील, खारे पानी की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर, जो कि रूस, अजरबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान आदि देशों के क्षेत्र में पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे बड़ी झील ऑल ओवर आ जाए, खारे पानी और मीठे पानी सब मिला के, तो कैस्पियन सागर है। क्या होगा? कैस्पियन सागर होगा। क्या होगा? अगला प्रश्न इस प्रकार से है दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है? रूर घाटी, लारेन बेसिन, सार बेसिन, अचेन बेसिन। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई एक से अधिक। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा बी। बी जो है वो यानी लारेन बेसिन। लारेन बेसिन ये जो है लौह अयस्क क्षेत्र है। ये कहाँ का? फ्रांस का है। कहाँ का है? फ्रांस का है। ठीक है, बाकी रूर, सार, अचेन ये कहाँ के हैं? ये हैं जर्मनी के। आइए इन सबको मैप पे देख लेते हैं। तो मैप कुछ इस प्रकार से है, देखिए ये रूर, सार और अचेन ये हमारा जर्मनी का एरिया है। ये वाला पूरा एरिया जर्मनी का है। रूर, सार, अचेन यहीं पे मिलते हैं। और ये जो है हमारा, ये है हमारा फ्रांस, और ये है फ्रांस का लारेन क्षेत्र। ठीक है, ये लौह अयस्क क्षेत्र है। आगे बढ़ते हैं है कि निम्नलिखित में से मकर रेखा कहाँ से गुजरती है? विकल्प है आपका, विकल्प है बोलिविया से, पराग्वे से, अर्जेंटीना से, या फिर ब्राज़ील से। ये आपका है, ये प्रश्न है कि मकर रेखा बोलिविया से कहाँ से नहीं गुजरती? पराग्वे से, अर्जेंटीना से, ब्राज़ील से। तो देखिए सबसे पहले आपको मानचित्र पे ले चलते हैं, और ये हमारा यह है वर्ल्ड मैप है। इसमें चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राज़ील, उसके बाद बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया, और इधर ये मेडागास्कर से भी होकर गुजरती है, मेडागास्कर, मोज़ाम्बिक, ठीक है, और टोंगा, और एक और देश है जिसका नाम है फ्रेंच पॉलिनेशिया, और नामीबिया से भी गुजरती है। नामीबिया देश है, नामीबिया, बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका, मोज़ाम्बिक, इतने देशों से ये गुजर। तो दोस्तों मकर रेखा आपने देखी, मकर रेखा पराग्वे से भी गुजरती है, मकर रेखा ब्राज़ील से भी गुजरती है, मकर रेखा अर्जेंटीना से गुजरती है। ये तीनों देश साउथ अफ्रीका महाद्वीप के हैं, और बोलिविया भी साउथ अफ्रीका महाद्वीप का है, लेकिन बोलिविया से मकर रेखा नहीं गुजरती। मकर रेखा साउथ अफ्रीका के महाद्वीप से, चिली से, अर्जेंटीना से, पराग्वे से और ब्राज़ील से, कुल 4 देशों से होकर गुजरती है, जिनमें से बोलिविया का नाम नहीं है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बोलिविया। क्या हो जाएगा? बोलिविया। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से बनता है, निम्नलिखित नगरों में से कौन दूरस्थ उत्तर में स्थित है? यानी भूमध्य रेखा के अधिकतम नॉर्थ में स्थित है। ये हमारा अगर भूमध्य रेखा है, मान लीजिए, अभी मैप पे दिखा देंगे। विकल्प है बीजिंग, नई दिल्ली, न्यूयॉर्क और रोम। तो सबके अक्षांश दिए हुए हैं। तो देखिए अक्षांश दिए हुए हैं।
बीजिंग का जो अक्षांश है 39 डिग्री 55 मिनट नॉर्थ का है। नई दिल्ली का है 28 डिग्री 38 मिनट नॉर्थ का है। उसके बाद न्यूयॉर्क का है 40 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ का। उसके बाद रोम इटली 41 डिग्री 54 मिनट नॉर्थ का है। आइए इसको मैप पे देख लेते हैं सबको। तो इस हिसाब से रोम सबसे नॉर्थ में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा? रोम, जो कि इटली की राजधानी, सबसे नॉर्थ में पड़ेगा। आइए इसको मैप से देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इन्होंने विकल्प दिया था बीजिंग का। बीजिंग ये रहा, ये है चाइना का बीजिंग नंबर 1 विकल्प। दूसरा विकल्प इन्होंने दिया था न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क ये रहा यूएसए का नंबर 2 न्यूयॉर्क। उसके बाद इन्होंने विकल्प दिया था नई दिल्ली। नई दिल्ली का आपका ये रहा, ये नई दिल्ली नंबर 3। उसके बाद विकल्प में दिया था रोम, ये इटली रहा नंबर 4। ये आपका यहाँ रोम रहा। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो लगभग जो है इस प्रकार से जा रहा है। यानी अगर हमारी ये भूमध्य रेखा ये है, ये भूमध्य रेखा हमारी इस तरह से जा रही है ये, तो भूमध्य रेखा से सबसे उत्तर में कौन है? रोम है। उसके बाद कौन है? न्यूयॉर्क है। उसके बाद कौन है? बीजिंग है। उसके बाद कौन है? दिल्ली है। तो राइट आंसर क्या जाएगा? रोम। सबसे उत्तर में कौन है? रोम है। ठीक है, रोम इज़ द राइट आंसर।